हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे भारतीय प्रशासन के बारे में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अभी जो वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, जिसके भीतर रह रहे हैं, वर्तमान स्वरूप जो है भारतीय प्रशासन का वो ऐसा ही नहीं था, धीरे धीरे इसमें विकास हुआ है। ठीक है, तो इस तरह कैसे ये विकास हुआ है, इसमें देखो 9 चैप्टर दिए हुए, इससे आप लोग को समझ में आएगा। पहला चैप्टर जो है भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटिश काल का प्रभाव। ठीक है, भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश काल का क्या प्रभाव रहा, जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्रिटिश सत्ता हमारे भारत देश पर हावी थी, भारत देश पर इन्होंने लगभग 200 वर्षों तक राज किया। तो इनका जो ब्रिटिश काल जो था, इनका प्रभाव हमारे प्रशासन पर किस प्रकार पड़ा। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो है इसमें आप लोग पढ़ेंगे केंद्रीय सचिवालय, इसका संगठन एवं कार्यप्रणाली, द सेंट्रल सेक्रेटरीट, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग। राज्य सचिवालय थर्ड चैप्टर है, स्टेट सेक्रेटरीट। फोर्थ चैप्टर में है भारत में केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। फिफ्थ चैप्टर है आपका भारतीय प्रशासन में सामान्य एवं विशेषज्ञों की भूमिका, रोल ऑफ जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। छठा चैप्टर है प्रतिबद्ध नौकरशाही, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। सातवां चैप्टर है सार्वजनिक शिकायतों का निवारण, लोकपाल एवं लोकायुक्त, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, लोकपाल एंड लोकायुक्त। आठवां चैप्टर है भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, पंचायती राज। नवा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, 9th एंड लास्ट, भारत में नगरीय शासन, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट्स इन इंडिया। क्लियर? तो चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 9वें चैप्टर तक हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, और इस बुक का जो PDF है, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे एक एक चैप्टर करके मैं आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसलिए यदि चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ताकि ये बुक की जो PDF है आपको मिल जाए। ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, लेकिन यदि आप लोग ध्यान से इस वीडियो की देख लेते हैं, सुन लेते हैं, आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम में आंसर लिखने के लिए। ठीक है, तो भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटिश काल का प्रभाव। भारतीय लोक प्रशासन जो है, इसका विकास जो है, इसकी सुविधा की दृष्टि से इसे 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्राचीन कालीन प्रशासन, दूसरा है राजपूत कालीन प्रशासन, तीसरा है सल्तनत कालीन प्रशासन, चौथा है मुगल कालीन प्रशासन, पांचवा है ब्रिटिश काल में प्रशासन का विकास और छठा है स्वतंत्र उत्तर प्रशासन, यानी स्वतंत्रता के बाद प्रशासन कैसा था। ठीक है, तो ये 6 भाग है, इन 6 को आप लोग को ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या क्या है। भारत का वर्तमान प्रशासन अतीतकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं प्रागैतिहासिक शासनों का विकसित प्रतिरूप है। ठीक है, ये जो हमारा वर्तमान प्रशासन है, करंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये ऐतिहासिक विकास का प्रतिरूप है। ठीक है, इसका प्राचीनतम रूप हमें सिंधु घाटी सभ्यता काल में देखने को मिलता है, जहां से उसने निरंतर प्रगति यानी लगातार प्रगति करते हुए युगों के अनेक उतार चढ़ावों के थपेड़ों को सहन करते हुए आधुनिकता के परिवेश को प्राप्त किया है। अपने वर्तमान रूप में यह यानी भारतीय प्रशासन जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने वर्तमान रूप में ब्रिटिश शासन के विकास से पूर्ण रूपेण प्रभावित है। ठीक है, पूरे रूप से किसे प्रभावित है? ब्रिटिश शासन के विकास से। तथापि भारत का प्राचीन हिंदू युग राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से उन्नत माना जाता था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा ने अपना राजनीतिक संगठन एवं शासन प्रणाली वर्णों के अनुसार बनाई, जो राजतंत्र में परिणत हुई। ठीक है, भारतीय प्रशासन का प्रागैतिहासिक विवरण यद्यपि अधिक निश्चित नहीं है, तथापि इसे अतीत के गौरव की एक उल्लेखनीय झांकी अवश्य माना जाता है। भारतीय लोक प्रशासन के विकास की लंबी यात्रा में जहां अनेक साम्राज्य बने और बिगड़े, वहां इसकी 2 विशेषताएं निरंतर कायम रही। ठीक है, भारतीय लोक प्रशासन का जो विकास है, बहुत लंबी यात्रा है इसमें, जहाँ पे बहुत सारे साम्राज्य बने और बिगड़े, वहीं इसकी 2 विशेषताएं जो है लगातार कायम रही। ठीक है, विद्यमान रही। ये विशेषताएं हैं, प्रथम, प्रशासनिक संगठन की संरचना में प्रारंभिक इकाई के रूप में ग्राम का महत्व, और द्वितीय, प्रशासनिक संगठन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों का सामंजस्य। ठीक है, 2 विशेषताएं कौन सी है? ग्राम का महत्व,
ठीक है, प्रारंभिक इकाई के रूप में ग्राम का महत्व, और दूसरा है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों का सामंजस्य। आज भी उक्त दोनों विशेषताएं भारतीय लोक प्रशासन में कायम है। ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से भारतीय लोक प्रशासन के विकास को सुविधा की दृष्टि से जिन भागों में विभाजित किया गया है वे इस प्रकार है। मैंने आपको पहले ही बताया 6 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहला था प्राचीन कालीन प्रशासन, उसके बाद आया राजपूत कालीन प्रशासन भारत में, ठीक है, फिर सल्तनत कालीन प्रशासन, फिर मुगल कालीन प्रशासन, फिर ब्रिटिश काल में प्रशासन का विकास, और उसके बाद जब ब्रिटिश प्रशासन का अंत हुआ, यानी ब्रिटिश अधिपत्य से हमें मुक्ति मिली, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, उसके बाद से स्वतंत्रता के बाद जो प्रशासन हुआ उसको कहते हैं स्वातंत्र्योत्तर प्रशासन, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के प्रशासन जो है भारत के इतिहास में देखे गए। प्राचीन कालीन प्रशासन क्या है, चलिए एक एक करके जानेंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा। तो पहला जो है प्राचीन कालीन प्रशासन क्या है, चलिए जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता काल का प्रशासन। सिंधु घाटी सभ्यता काल प्रशासन 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। लिखित साक्ष्यों के अभाव में सिंधु सभ्यता कालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति का निर्धारण करना अत्यंत कठिन है। व्हीलर तथा पिगट का अभिमत है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा साम्राज्य अच्छे ढंग से शासित साम्राज्य थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में सुनियोजित सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था थी। इससे यह प्रतीत होता है कि नगरों में नगर पालिकाएं थीं जो नगरों की समुचित व्यवस्था करती थी। पिगट के अनुसार योजनाबद्ध निर्माण कार्य को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है या अनुमान किया जाता है कि नगरों में नगरपालिका जैसी कोई संस्था अवश्य रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र में एक ही प्रकार के भवनों का निर्माण होता था, एक ही प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी, एक ही माप तौल प्रचलित थी, एक ही लिपि का प्रचलन था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संपूर्ण सिंधु प्रदेश एक ही विशाल साम्राज्य में संगठित था। इस प्रदेश में एक संगठन, एक व्यवस्था तथा एक शासन की सत्ता थी। हंटर का विचार है कि यहाँ शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक नहीं बल्कि लोकतंत्रात्मक थी, जबकि मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो में एक प्रतिनिधि शासक प्रशासन करता था। व्हीलर का विचार है कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था धर्म गुरुओं और पुरोहितों के हाथों में केंद्रित थी, जो जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रशासनिक कार्य करते थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय प्रशासन को 6 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार जो है प्राचीन कालीन प्रशासन जो है, प्रशासन का पहला जो क्रम है उसमें 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है, प्राचीन कालीन को। जैसे कि पहला है सिंधु घाटी सभ्यता काल प्रशासन, ठीक है। दूसरा है ऋग्वैदिक काल, प्राचीन कालीन प्रशासन के अंतर्गत ये सब है, ठीक है, ध्यान रहे, प्राचीन कालीन प्रशासन के अंतर्गत है। दूसरा ऋग्वैदिक काल, तीसरा है उत्तरवैदिक काल, चौथा है महाकाव्य काल, पांचवा है बौद्धकालीन राज्य तथा प्रशासनिक चिंतन, छठा है मौर्य प्रशासन और सातवां है गुप्त प्रशासन, ठीक है। तो प्राचीन काल में जो है 7 प्रकार के प्रशासन रहे हैं, जिसका मैंने अभी चर्चा की है और एक एक करके आप लोग को एलाबोरेट किया जाएगा, क्लियर। उसके बाद जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दूसरे प्रशासन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्लियर। तो चलिए जानते हैं प्राचीन कालीन प्रशासन के अंतर्गत दूसरे नंबर पे जो ऋग्वैदिक काल का प्रशासन है उसके बारे में, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कुटुंब थी। परिवार का सबसे अधिक आयु वाला पुरुष कुटुंब का प्रधान होता था। कुटुंब के समस्त सदस्यों द्वारा प्रधान की आज्ञा मानना परम आवश्यक था। अनेक कुटुंबों यानी अनेक परिवारों के समूह को ग्राम कहा जाता था। ग्राम का एक अधिकारी होता था जिसे ग्रामणी कहते थे। ग्रामणी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था क्योंकि वह ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। अनेक ग्रामों के समूह को विस कहते थे, जिसके अधिकारी को विसपति कहा जाता था। अनेक विस मिलकर जन की रचना करते थे। जन के प्रधान अधिकारी को गोप कहते थे।
गोप प्रायः राजा हुआ करते थे। गोप का तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण पद था। ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था प्रमुखतया राजतंत्रात्मक यानी मोनार्किल थी, जिसका अध्यक्ष राजा होता था। ऋग्वेद में गणों यानी रिपब्लिक्स का भी उल्लेख है, किंतु राजतंत्रों की ही संख्या अधिक थी। राजा निरंकुश न थे तथा राज्याभिषेक के समय प्रजा के हित में ही कार्य करने की उसे शपथ लेनी पड़ती थी। ठीक है, राजा का पद वंशानुगत था। राजा का सबसे पवित्र एवं सम्मानीय कार्य शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना था। ऋग्वैदिक राज्य अत्यंत छोटे छोटे थे, अतः कुछ ही कर्मचारियों के प्रशासन कार्य चल जाता था। ठीक है, कुछ ही कर्मचारियों से प्रशासन कार्य जो है चल जाता था। इन अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी का अत्यंत महत्व था। ऋग्वैदिक कालीन राजाओं की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने वाली दो संस्थाएं सभा एवं समिति थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो राजा थे वो अराजकता ना करें, उनकी स्वेच्छा यानी उनकी अपनी इच्छा के आचरण के अनुसार दूसरे को कोई नुकसान ना हो, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए दो संस्थाएं थी। वो दो संस्थाएं कौन सी थी? सभा एवं समिति। ठीक है, लुडविग के अनुसार समिति जनसाधारण की संस्था थी तथा सभा होमर कालीन गुरुजन सभा के समान संस्था थी, जिसमें गिने चुने लोग ही होते थे तथा राजा के साथ विचार विमर्श कर सकते थे। ऋग्वेद में कानून के लिए धर्मन शब्द का प्रयोग मिलता है। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। उसकी सहायतार्थ पुरोहित होता था। ग्राम के न्यायाधीश को ग्राम्यवादीन कहते थे। अपराधों के लिए कठोर दंड दिया जाता था। ऋण न चुकाने पर ऋणी को जिस व्यक्ति से ऋण लिया था उसकी दास्ता करनी पड़ती थी। न्याय की दिव्य प्रणाली ट्रायल बाय ऑर्डर अत्यधिक प्रचलित थी, जिसमें गर्म कुल्हाड़ी, अग्नि तथा जल का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल का प्रशासन कैसा था? ऋग्वैदिक युग के पश्चात के काल को उत्तर वैदिक युग कहते हैं। इस युग की प्रमुख विशेषता शक्तिशाली राजाओं का उदय होना था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली राजाओं का उदय हुआ। इस युग में यद्यपि राजा का पद पैतृक होता था, यानी पिता के बाद पुत्र को राजपाट मिलता था, जो उसको कहते हैं पैतृक। इस युग में यानी उत्तर वैदिक काल में राजा का पद जो है पैतृक होता था, परंतु कभी कभी उसका निर्वाचन भी किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक युग की अपेक्षा राजा की सहायतार्थ प्रशासनिक पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। राज्यों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ऐसा होना स्वाभाविक ही था। प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा के लिए राज्य में अनेक विभागों की रचना की गई थी, जिनमें प्रमुख वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में देखिए कितने इंप्रूवमेंट हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा के लिए राज्य में अनेक विभागों, अनेक डिपार्टमेंट की रचना की गई थी, जिनमें प्रमुख है वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग, आरक्षण एवं सेना विभाग, स्थानीय शासन विभाग थे। ठीक है, राजा मंत्री की सहायता से प्रशासन करता था। मंत्री का पद परंपरा एवं जनमत पर आधारित था। इन मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में रत्नीन कहते थे। राजा की स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने वाली संस्थाएं सभा एवं समिति थी। उत्तर वैदिक काल में राज्य की सीमाएं विस्तृत हो जाने के कारण इन संस्थाओं का प्रभाव ऋग्वैदिक काल की तुलना में कुछ कम हो गया था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था तथा उसकी सहायतार्थ यानी सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी होते थे। ठीक है, न्यायाधीश को स्थपति कहा जाता था। गांव में छोटे छोटे अपराधों का ग्राम्यवादीन नामक अधिकारी निर्णय करता था। ये हो गई उत्तर वैदिक काल की बातें। अब महाकाव्य काल में क्या होता था, कैसा था प्रशासन, किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था थी, चलिए जानते हैं। महाकाव्य काल वैदिक काल की तुलना में राज्यों के स्वरूप में महाकाव्य काल तक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका था। वैदिक युगीन वैदिक युग के जो छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर विशाल साम्राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, जिनके शासकों को सम्राट कहा जाता था। महाकाव्य काल में कुछ गणतंत्रों का अस्तित्व भी था, परंतु प्रमुखतया राजतंत्र ही विद्यमान थे। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा प्रायः निरंकुश होने का प्रयास नहीं करते थे तथा लोक कल्याण के कार्य व प्रजा की रक्षा करना उनके प्रमुख कर्तव्य थे। सम्राट को प्रशासन में सहायता देने के लिए दो संस्थाएं क्रमशः मंत्री परिषद व सभा होती थी।
मंत्री परिषद में लगभग 37 मंत्री होते थे जो प्रत्येक वर्ण से चुने जाते थे। सभा में 18 सदस्य होते थे जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसके ऊपर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 7 ग्राम, सहस्त्र ग्राम तथा राज्य थे। इन इकाइयों के अधिकारियों को क्रमशः ग्रामिक, विंशतीय, शतग्रामी अधिपति व राजा कहते थे। इन पदाधिकारियों का कर्तव्य लगान वसूल करना, अपराधियों को दंडित करना व अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखना था। आय का प्रमुख साधन प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर थे। प्राचीन कालीन प्रशासन के अंतर्गत बौद्धकालीन राज्य तथा प्रशासनिक चिंतन भी था। इसमें क्या होता था चलिए जानते हैं। बौद्धकालीन राज्य तथा प्रशासनिक चिंतन। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व एवं उनके समय में महाजनपदों के अस्तित्व का पता चलता है। महात्मा बुद्ध के समय अनेक गणतंत्रात्मक राज्य थे, जैसे शाक्य, कोल्य, मौर्य, मल्ल, बुली, लिच्छवी, विदेह, भग्ग आदि। इन गणतंत्रों के अतिरिक्त 4 राजतंत्र भी थे जो साम्राज्य विस्तार की भावना से प्रेरित होकर निरंतर अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए संघर्षरत थे। ये राजतंत्र थे मगध, अवंती, वत्स और कौशल। बौद्ध साहित्य में बौद्धकालीन गणतंत्रों का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध संघों की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण है। बौद्धकालीन गणराज्यों में प्रशासन की वास्तविक शक्ति सभा में निहित होती थी, जो संथागार में होती थी तथा छोटे बड़े समान रूप से उसके सदस्य होते थे तथा समय समय पर मिलकर राज्य की समस्याओं का समाधान करते थे। राज्य का एक अध्यक्ष भी होता था जिसे राजा कहते थे, जिसको चुनाव के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता था। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार राजा का चुनाव समस्त मंत्रीगण एवं नागरिक एकत्रित होकर करते थे। राजाओं की संख्या बहुत बड़ी होती थी। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार शासन अधिकार 7,707 नागरिकों को प्राप्त था तथा वे प्रधान, उपप्रधान, सेनापति एवं कोषाध्यक्ष बनते थे। सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी। प्रत्येक राजा एक सामंत था जिसके पास कुछ जमींदारी थी, जिसके प्रबंध के लिए वह सेनापति व भंडागारिक रखता था। इस प्रकार राज्य सामंतों में बटा हुआ था तथा प्रत्येक सामंत ही सभा का सदस्य होता था, जिसका अध्यक्ष ही वास्तविक शासक होता था। प्रोफेसर डेविड्स के अनुसार गणराज्यों में शासन व्यवस्था और न्याय के कार्य सभा के द्वारा ही संपन्न होते थे। डॉक्टर मजुमदार के अनुसार गणराज्यों की कार्यप्रणाली इस प्रकार थी। सभा में प्रस्ताव रखने के लिए निश्चित नियम बना दिए गए थे। प्रस्ताव साधारणतः 3 बार दोहराया जाता था और विरोध न होने पर स्वीकृत मान लिया जाता था। विरोध होने पर बहुमत का सहारा लिया जाता था। दूसरा, उलझी हुई समस्याएं विशिष्ट समितियों को सौंप दी जाती थी। तीसरा, पूरक के नियम बने हुए थे। अनुपस्थित मताधिकारी का मत लेने के नियम थे। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार शाक्य गणराज्य में ग्राम की अपनी भी सभाएं होती थी, जिनका अधिवेशन ग्राम के संथागार में होता था। इनमें स्थानीय विषयों पर विचार किया जाता था। इस सभा में गांव के प्रत्येक परिवार को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता था। डॉक्टर डी शुक्ल ने इन गणतंत्रों की शासन व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है, बौद्धकालीन गणराज्यों में भी सभा का महत्व कम नहीं था। सभा के कार्य बहुमत से होते थे। इस काल के राज्यों में महामात्य, वोहारिक, सूत्रधार, अट्ठकुल, सेनापति, उपराजा आदि पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है और संभवतः ये पदाधिकारी न्याय एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार के कार्य करते रहे होंगे। इस काल के गणराज्यों में ग्राम की व्यवस्था ग्राम सभाओं द्वारा होती थी। न्याय की इन गणतंत्रों में पूर्ण व्यवस्था थी। इस काल में यानी कि बौद्धकालीन राज्य तथा प्रशासनिक चिंतन जो काल है, इस काल में न्याय का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक संगठनों में स्थापित कर दिया गया था। महापरिनिर्वाण सूत्र की बुद्ध घोष द्वारा की गई टीका में वज्जियों की न्याय व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है।
इसके अनुसार उस समय इस गणतंत्र में 7 न्यायालय इस प्रकार थे। पहला विनिश्चय महामात, दूसरा व्यवहारिक, तीसरा सूत्रधर, चौथा अच्छकुल, पांचवा सेनापति, छठा उपराजा और सातवां राजा। इस ग्रंथ के विवरण से ज्ञात होता है कि तत्कालीन न्याय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक अपराधी पर क्रम अनुसार 7 न्यायालयों में विचार किया जाता था। प्रत्येक न्यायालय को अधिकार था कि कथित अपराधी को निर्दोष प्रमाणित होने पर उसे मुक्त कर दे, परंतु अपराधी पाए जाने पर उसको अपने उच्चतर न्यायालय में भेज दे। इस प्रकार अपराधियों को दंड राजा के द्वारा ही दिया जाता था, जो कि न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। गौतम बुद्ध से जब पूछा गया कि गणराज्य की सफलता के लिए किन गुणों की आवश्यकता है अथवा कोई गणराज्य क्यों सफल होता है, तो उन्होंने इसके लिए उत्तरदायी 7 कारणों का उल्लेख किया। पहला, जल्दी जल्दी सभाएं करना तथा उनमें मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों का अधिक से अधिक भाग लेना। ये गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए राज्य की सफलता के कुछ गुण है। ठीक है, राज्य की सफलता किस प्रकार होती है ये गौतम बुद्ध ने बताया है। पहला, जल्दी जल्दी सभाएं करना तथा उनमें मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों का अधिक से अधिक भाग लेना। दूसरा, राज्य के कार्यों को एकमत होकर सहयोग पूर्वक संचालित करना। तीसरा, कानून का कभी उल्लंघन न करना तथा समाज विरोधी कानूनों की रचना न करना। चौथा, वृद्ध व्यक्तियों के विचारों को महत्व देना तथा उनका पर्याप्त सम्मान करना। पांचवा, कन्याओं एवं स्त्रियों के साथ बलात्कार न करना। छठा, अपने धर्म में दृढ़ विश्वास रखना तथा सातवां, कर्तव्य परायण रहना। तत्कालीन यानी उस समय के वज्जियों के गणराज्य में ये सभी गुण पाए जाते थे। कुछ भी हो, बुद्ध के युग में राज्यों पर वंशगत राजा नहीं बल्कि गण सभाओं के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति शासन करते थे। अतः प्राचीन गणराज्यों में रहने वाले लोगों का राजनीतिक सत्ता में बराबरी का हिस्सा भले ना रहा हो, परंतु भारत में गणतंत्र की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना बुद्ध का युग। बौद्धकालीन प्रशासन के बाद समय आया मौर्य शासन का। ठीक है, मौर्य काल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की तथा एक विशाल साम्राज्य पर मौर्य शासकों ने शासन किया। इस विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाले अनेक ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य न केवल एक महान विजेता बल्कि योग्य प्रशासक भी था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज का इंडिका, अशोक के शिलालेख व अनेक यूनानी रचनाओं से मौर्य शासन प्रणाली के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, मित्र व प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से जिस शासन प्रणाली को प्रारंभ किया, उल्लेखनीय है कि लगभग 2000 वर्षों के उपरांत अंग्रेजों ने भी लगभग उसी शासन प्रणाली को भारत में प्रतिस्थापित किया। मौर्य साम्राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, अतः शासन का प्रधान राजा होता था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजा का योग्य होना अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण कौटिल्य ने इस बात को अत्यधिक महत्व दिया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है, राजा का जो शील होता है वही प्रजा का भी होता है। यदि राजा परिश्रमी और उन्नतिशील हो तो प्रजा भी उन्नतिशील हो जाती है। राजा दुर्व्यसनी हो तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। अतः कौटिल्य ने राजा में जिन गुणों का होना परम आवश्यक बताया है वह यानी राजा जो है ऊंचे कुल का हो, उसमें दैवीय बुद्धि व शक्ति हो, वह वृद्ध जनों की बात सुनने वाला हो, धार्मिक व सत्यवादी हो, परस्पर विरोधी बातें न करने वाला हो, उसका लक्ष्य ऊंचा हो। मौर्य काल में सिद्धांत के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में ही केंद्रित थी, किंतु व्यवहार में अनेक प्रतिबंधों के कारण ऐसा नहीं था। राजा की शक्ति व निरंकुशता सीमित थी। विशाल मंत्री परिषद व प्राचीन परंपराओं के पालन ने मौर्य शासकों की निरंकुशता पर सदैव अंकुश लगाए रखा। मौर्य शासक के कर्तव्यों के विषय में कौटिल्य ने लिखा है, अपनी प्रजा के हित में
निरंतर कार्य करना ही राजा का व्रत है। प्रशासन का कार्य ही उसके लिए उच्चतम धार्मिक कल्प है। सबके साथ समानता का व्यवहार करना ही उसका सर्वोच्च दान है। राजा की प्रमुखता 3 कर्तव्य थे: शासन संबंधी, न्याय संबंधी व सैनिक। शासक की हैसियत से वह राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति करना, अर्थ विभाग के कागजों को देखता, विदेशी राजदूतों से विचार विमर्श करता, अपने राजदूत अन्य देशों को भेजता तथा प्रजा व राजकीय अधिकारियों को आदेश भेजता था। न्यायाधीश के रूप में देश का सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण अपनी सभा में नीचे के न्यायालयों से आए हुए मामलों के बारे में निर्णय देता। सैनिक कर्तव्यों के पालन के लिए वह युद्ध के समय स्वयं सेना का संचालन करता तथा शांति के समय सैन्य संगठन व साम्राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था करता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है, राज्य रूपी रथ के एक पहिए यानी राजा के द्वारा नहीं चल सकता, अतएव दूसरे पहिए के रूप में उसे मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है। यानी कि कौटिल्य के अनुसार राज्य एक रथ है, राज्य रूपी एक रथ में राजा और मंत्री परिषद दोनों पहिए आवश्यक होते हैं। इस मंत्री परिषद के सदस्यों को राजा ही नियुक्त करता था। कौटिल्य ने लिखा है, राजा उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करेगा जो उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो, वीर, बुद्धिमान, ईमानदार व स्वामी भक्त हो। इस मंत्री परिषद में साधारणतया 12 से 20 तक मंत्री होते थे। मंत्री परिषद का मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना होता था, किंतु उस परामर्श को स्वीकार करने के लिए राजा बाध्य न था। मंत्री परिषद के अतिरिक्त एक अन्य छोटी उप समिति भी होती थी, जिसमें साधारणतया 3 अथवा 4 मंत्री होते थे। इसे मंत्रिणा कहा जाता था। ऐसे विषयों में जिसमें तुरंत निर्णय लेना हो, राजा मंत्रिणा से विचार विमर्श करता था तथा बाद में मंत्री परिषद की बैठक को आमंत्रित करता था। राजा साधारण तौर पर मंत्रिणा व मंत्री परिषद के परामर्श से ही कार्य करता था। मंत्री परिषद की बैठक जिस भवन में होती थी उसे मंत्रभूमि कहते थे। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने मौर्यकालीन मंत्री परिषद की तुलना इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल से की है। मंत्री परिषद व राजा के द्वारा मुख्यतया नीति निर्धारण का कार्य किया जाता था। तत्पश्चात उन नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रमुख कार्य नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया जाता था। मौर्यकालीन नौकरशाही यानी मौर्य काल का जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी है वह अत्यधिक सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित थी तथा विशाल साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों को सुगमता पूर्वक करती थी। मौर्य काल में प्रशासन की सुविधा के लिए 18 विभागों की स्थापना की गई थी, जिन्हें तीर्थ कहते थे। प्रत्येक विभाग के संचालन व निरीक्षण के लिए एक अध्यक्ष होता था, जिसे अमात्य कहा जाता था। अमात्य अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित 18 अमात्यों का वर्णन मिलता है: मंत्री एवं पुरोहित, दूसरा समाहर्ता, तीसरा सन्निधाता, चौथा सेनापति, पांचवा युवराज, छठा प्रतिष्ठा, सातवां व्यवहारिक, आठवां नायक, नवा कार्मांतिक, 10वां मंत्री परिषद अध्यक्ष, 11वां दंडपाल, 12वां अंतपाल, 13वां दुर्गपाल, 14वां है पौर, 15वां है प्रशास्ता, 16वां दौवारिक, 17वां है आंतरवर्षिक, 18वां है आठविक। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभक्त किया था। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। इन चक्रों पर शासन करने के लिए साधारणतः राजवंशीय व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था, जिन्हें कुमार कहा जाता था। ये कुमार अपने अधीन महामंत्रियों की सहायता से चक्र में शासन करते थे। प्रत्येक प्रांत अनेक मंडलों में विभक्त होता था, जिनमें महामात्य शासन करते थे। प्रत्येक मंडल पुनः विभिन्न जनपदों में विभक्त होता था, जिसका प्रधान अधिकारी समाहर्ता होता था।
प्रत्येक जनपद प्रशासन की सुविधा के लिए पुनः अनेक नगरों में विभक्त होता था। प्रत्येक जनपद की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम होती थी। 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण, 20 ग्रामों के समूह को खारवटिक, 440 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख और 800 ग्रामों के समूह को स्थानीय कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक ग्राम सभा का भी प्रधान होता था तथा उसका निर्वाचन गांव वासियों के द्वारा ही किया जाता था। गांव एक प्रकार से छोटे छोटे अर्ध स्वायत्त प्रजातंत्र थे। इस विषय में डॉक्टर राधा मुखर्जी ने लिखा है कि प्रत्येक ग्राम स्वशासित था। केंद्र उनके मामलों में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि का था। नगर का प्रधान अधिकारी नागरिक होता था, जिसके अधीन स्थानिक व गोप आदि अधिकारी होते थे। कौटिल्य व मैगस्थनीज ने नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण किया है, जिससे पता चलता है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न नियम बने हुए थे, जिनका पालन करना जनता के लिए अनिवार्य था। गृह निर्माण, सफाई व्यवस्था, अग्नि को फैलने से रोकना, मदिरालयों आदि सभी के लिए नियम थे। नगरों में जल व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, भूमिगत मार्गों की सही स्थिति आदि का नागरिक पूरा ध्यान रखता था। मैगस्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक नगर सभा होती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी, जिनके नाम थे शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य समिति, उद्योग समिति तथा कर समिति। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौर्य काल में नगर का प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित था। इसी कारण इस विषय में डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है, कौटिल्य ने एक पूरी प्रणाली बताई है जिसके आधार पर नगरों का प्रशासन व्यवस्थित किया जाता था। यह प्रणाली पौर यानी नगर जीवन की विशिष्ट समस्याओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि की थी। न्याय के लिए अनेक न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर राजा का न्यायालय होता था, जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता था। न्याय प्रशासन के अंतर्गत सबसे छोटा न्यायालय ग्राम का होता था, जिसमें ग्रामिक ग्राम सभा की सहायता से निर्णय देता था। ग्राम न्यायालय से ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय व जनपद के न्यायालय होते थे। जनपद न्यायालय के ऊपर पाटलिपुत्र स्थित केंद्रीय न्यायालय होते थे, जिसके ऊपर राजा का न्यायालय होता था। ग्राम एवं राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, धर्मस्थीय व कंटक शोधन न्यायालय। राजस्व प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग था। कौटिल्य ने स्वयं कहा है कि संपूर्ण कार्य कोष पर निर्भर करते हैं, अतः राजा को सबसे अधिक कोष बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। मौर्य काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। आधुनिक युग के समान बिक्री कर की व्यवस्था थी। आयात व निर्यात कर भी लिया जाता था। अर्थ अभाव में राजा राजकोष को भरने के लिए अतिरिक्त कर भी लगा सकता था। राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता होता था, जिसके अधीन शुल्क अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष आदि अनेक कर्मचारी कार्य करते थे। यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साक्ष्य को स्वीकार करके चलें तो पाएंगे कि एक विशाल और जटिल नौकरशाही की स्थापना मौर्य शासन की उल्लेखनीय विशेषता थी। एक स्थल पर कौटिल्य ने 18 तीर्थों का उल्लेख किया है। शायद ये 18 तीर्थ ही महामात्य या उच्च अधिकारी कहे गए हैं। अशोक के साम्राज्य के हर बड़े नगर और प्रत्येक जिले में एक महामात्य होता था। उन्हें शहरी, देहाती, सीमावर्ती तीनों प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन संभालने का काम दिया जाता था। यह नौकरशाही पूरी तरह श्रेणीबद्ध थी। इसका आभास विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के वेतनमानों से मिलता है। मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज जैसे उच्चतम पदाधिकारियों का वेतन निर्धारित करने में बड़ी उदारता बरती गई है। कुछ अधिकारियों को तो 48,000 पर्ण तक वेतन देने की व्यवस्था है, जबकि एक पर्ण में 3/4 चांदी होती थी।
नौकरशाही सब कुछ राजशक्ति की पहुंच के अंदर ले आई, लेकिन इस शक्ति को वास्तविक ओज राज्य की दंड शक्ति के अभूतपूर्व विकास के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। यदि हम अर्थशास्त्र के साक्ष्य के अनुसार देखें तो स्वीकार करना होगा कि पुलिस तथा दंड प्रशासन की कार्यकुशल प्रणाली का विकास सबसे पहले मौर्यों ने ही किया। इस प्रणाली के आधार का काम विस्तृत गुप्तचर व्यवस्था करती थी। शहरी परिवेश में सामान्यतः जिस प्रकार के आर्थिक अपराध होते हैं, वैसे बहुत से अपराधों के निवारण के लिए कंटक शोधन का संगठन किया गया था। इस संगठन की बहुत सी व्यवस्थाओं का उद्देश्य माप तौल के गलत पैमानों का इस्तेमाल करने वाले और ऊंची कीमतें वसूल करने वाले कारीगरों तथा व्यापारियों के क्रियाकलाप पर अंकुश रखना था। दंड व्यवस्था का संगठन कौटिल्य की कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है। डॉक्टर रामशरण शर्मा के शब्दों में मौर्य शासन अत्यंत केंद्रीकृत था। हमारे सभी अध्ययन स्रोत केंद्रीकृत नौकरशाही नियंत्रण का स्पष्ट संकेत देते हैं। सुगठित पुलिस तथा सैनिक संगठन और राजस्विक तंत्र के साथ मिलकर केंद्रीकरण की इस प्रवृत्ति ने राजसत्ता को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की, जिसकी अभिव्यक्ति शासन से हुई। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री कौटिल्य की सहायता से अत्यंत सक्षम, सुनियोजित एवं सुसंगठित शासन प्रणाली की स्थापना की थी। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था का वर्णन करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की कहानी में लिखा है, एक काफ़ी फैली हुई और कड़ी नौकरशाही थी। खेती पर बहुत तरीकों से कड़े नियंत्रण लगे हुए थे और यही हालत सूद के दर की थी। खाने की चीज़ों, मंडियों, कारखानों, कसाईखानों, पशुओं की नस्ल कसी, शिकार, वेश्याओं और शराब खानों पर बंदी से लगी हुई थी। मापे और तौले सब जगहों के लिए एक सी कर दी गई थी। खाने की चीज़ों में मिलावट करने पर कड़ी सजाएं मिलती थी। व्यापार पर कर लगा हुआ था और इसी तरह धर्म के कामों पर भी। अगर अमीर लोग गबन करते थे या कौमी संकटों से फ़ायदा उठाते थे तो उनकी जायदाद जब्त कर ली जाती थी। सरकार की तरफ से विधवाओं, यतीमों, बीमारों और कमज़ोरों को मदद दी जाती थी। अकाल से बचाने की खास जिम्मेदारी शासन की होती थी। स्मिथ ने मौर्य शासन प्रणाली की प्रशंसा करते हुए लिखा है, मौर्य शासन प्रणाली विस्तृत रूप से नियोजित की गई थी, जिसमें अनेक विभाग तथा अधिकारी थे जिनके कार्य पूर्णतः स्पष्ट कर दिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के प्रशासन से कहीं अधिक संगठित था। मौर्यकालीन प्रशासन के बाद गुप्त प्रशासन का दौर आया। गुप्त प्रशासन में क्या हुआ, चलिए जानते हैं। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था पर समकालीन अभिलेखों व साहित्यिक स्रोतों से विस्तृत प्रकाश पड़ता है। गुप्त राजाओं ने अपने पूर्वगामी शासकों के शासन प्रबंध को अपनाते हुए उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन कर समय अनुकूल बनाया। गुप्त काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कार्यरत थी, अतः सम्राट ही प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। गुप्त काल में राजा को देवतुल्य तथा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि स्वीकार किया जाता था। गुप्त शासक शास्त्रों द्वारा निर्देशित मार्ग का अनुसरण करने वाले लोकोपकारी शासक थे। राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसके सदस्यों को अमात्य, सचिव अथवा मंत्री कहा जाता था। मंत्रियों की नियुक्ति राजा ही करता था। मंत्री परिषद के परामर्श को स्वीकार करने के लिए राजा बाध्य न था, किंतु प्रायः राजा इसी परामर्श के आधार पर ही कार्य करते थे। गुप्त शासन प्रणाली में नौकरशाही का विशेष महत्व था। गुप्त शासन प्रणाली में नौकरशाही का विशेष महत्व था। केंद्रीय शासन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होता था, जिनके अध्यक्ष उच्च पदाधिकारी होते थे। गुप्त काल में कुमारामत्य नामक एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार कुमारामत्य आधुनिक IAS अधिकारियों के समान
अधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग था। ठीक है, गुप्त काल में आज के वर्तमान समय में जो IAS अधिकारी होते हैं उसी तरह कुमारामत्य होते थे। ठीक है, अन्य केंद्रीय कर्मचारियों में प्रमुख सर्वाध्यक्ष, महाप्रतिहार, महासेनापति, रणभंडागारिक, दंडपासिक, विनय स्थिति स्थापक, अग्रहारिक, गौलमिक, साल्किक, ध्रुवाणिक आदि थे। कर्मचारियों को वेतन प्रायः नकद दिया जाता था। गुप्त प्रशासन में देश में आंतरिक शांति एवं सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग था। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपासिक होता था। डॉक्टर अल्तेकर ने दंडपासिक की तुलना आधुनिक पुलिस अधीक्षक से की है। गुप्त काल में संभवतः पुलिस विभाग अत्यंत सक्षम था, क्योंकि फाहियान ने लिखा है कि भारत में अपराध बहुत कम होते हैं, वह चोरी डकैती का भय नहीं रहता था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। ठीक है, गुप्त प्रशासन में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। स्मृतियों से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में न्यायालयों की 4 श्रेणियां, कुल, श्रेणी, पुग व राजा का न्यायालय था। राजा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होता था। प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से गुप्त साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक प्रांत को भुक्ति, देश, भोग आदि कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति अनेक विषयों में विभक्त था। विषय आधुनिक जनपद के समान था। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति कहलाता था। प्रत्येक विषय के अंतर्गत अनेक नगर होते थे। नगर का अधिकारी नगरपति कहलाता था। नगर की व्यवस्था के लिए एक परिषद होती थी जो आधुनिक नगर पालिका के समान थी। प्रशासन की न्यूनतम इकाई ग्राम थी। प्रत्येक नगर अनेक ग्रामों में विभक्त था। प्रत्येक ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक की सहायतार्थ एक समिति होती थी जिसे ग्राम सभा कहते थे। ग्राम सभा का प्रमुख कार्य मुकदमों का निर्णय, भूमि की सीमा का निर्धारण, सार्वजनिक हित के कार्य, कृषि और सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रामशरण शर्मा के अनुसार गुप्त नौकरशाही उतनी विशाल और सुसंगठित नहीं जितनी मौर्य नौकरशाही थी। जिस संवर्ग से बड़े बड़े अधिकारी लिए जाते थे वह कुमार आमात्यों का संवर्ग था, जिसे मौर्यकालीन महामात्यों तथा सातवाहन युगीन आमात्यों के संवर्गों का समानांतर माना जा सकता है। साम्राज्य के केंद्रीय प्रदेशों में अधिकांश अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं राजा करता था और शायद उन्हें नकद वेतन दिया जाता था। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन में अनेक नए आयाम जुड़ गए। मौर्य काल में गोप नामक राज्य कर्मचारी गांव की व्यवस्था की देखरेख बड़ी सजगता से करता था। अब राज्य की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया जाता था और न ही गृहस्थियों का पंजीयन ही होता था। गांव के मामलों का प्रबंध महत्तरों अर्थात बड़े बुजुर्गों की सहायता से ग्राम प्रधान करता था। कभी कभी विषय के प्रशासन में भी महत्तरों का सहयोग लिया जाता था। गुप्त अभिलेखों से यह भी प्रकट होता है कि गांव या वीथी कहे जाने वाले कस्बों के प्रशासन में प्रमुख स्थानीय लोगों का भी हाथ रहता था। उनकी अनुमति के बिना जमीन का कोई सौदा नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार जहां मौर्य काल में गांव की व्यवस्था ऊपर से की जाती थी, जान पड़ता है गुप्त काल में नीचे से की जाती थी। चूंकि साम्राज्य के बहुत से प्रशासनिक मामलों की व्यवस्था सामंत तथा अनुदान भोगी लोग करते थे, इसलिए गुप्त राजाओं को उतने अधिकारियों की जरूरत नहीं थी जितनी कि मौर्यों को थी। इसके अतिरिक्त राज्य आर्थिक मामलों में कोई विशेष दखल नहीं देता था। इससे भी उतने अधिक अधिकारियों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। मौर्य काल के विपरीत हम कारीगरों, व्यापारियों और महत्तरों को ग्रामीण तथा शहरी प्रशासन में हाथ बटाते देखते हैं। इससे भी विशाल प्रशासनिक कर्मचारी वृंद रखने की आवश्यकता बहुत कम हो गई। गांवों ने बहुत अधिक सत्ता प्राप्त कर ली, जिससे केंद्र के लिए करने हेतु बहुत कम बच गया। इसलिए गुप्तों को मौर्यों जितनी बड़ी नौकरशाही की ना ज़रूरत थी और ना उन्होंने ऐसी नौकरशाही खड़ी ही की। और गुप्त राजाओं की प्रबल सैन्य शक्ति के बावजूद गुप्त काल में जो
संस्थागत तत्व विकेंद्रीकरण की दिशा में काम कर रहे थे, वे इस तरह के प्राग-गुप्तकालीन तत्वों से कहीं अधिक प्रबल थे। संक्षेप में, गुप्त शासकों ने अत्यंत उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था को कार्यान्वित कर अपने विशाल साम्राज्य पर सुचारू रूप से शासन किया। इस कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ही जनता आर्थिक रूप से समृद्ध थी। पायान ने लिखा है, भारतवर्ष के लोग सुखी एवं समृद्ध हैं। गुप्त काल में कहीं भी चोरी डकैती का भय नहीं था। वह आगे लिखता है, शासन प्रबंध सुव्यवस्थित था, शासन उदार व सौम्य था। भारतीय दंड व्यवस्था के कानून भी सरल व उदार थे। अपराधों की गुरुता के आधार पर उनको दंडित किया जाता था। प्राण दंड नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अल्तेकर ने गुप्त प्रशासन की प्रशंसा करते हुए लिखा है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली तथा उसकी उपलब्धियों के विषय में हमारे पास विस्तृत सामग्री है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह केंद्र व प्रांत दोनों में अत्यंत सुव्यवस्थित थी। गुप्त शासन ने जो शक्ति एवं समृद्धि स्थापित की, वह कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान के साथ आश्चर्यजनक विकास का कारण बनी। अतएव हम गुप्त प्रशासन पर गर्व कर सकते हैं, जो तत्कालीन तथा बाद के राज्य के लिए आदर्श बना। अभी तक आपने जाना प्राचीन कालीन प्रशासन के बारे में, ठीक है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था आपको कि ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से भारतीय प्रशासन के विकास को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसका पहला भाग जो है प्राचीन कालीन प्रशासन, आपने जान लिया, इसमें 7 भाग थे। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा भाग जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, ठीक है। अभी आपने प्राचीन कालीन प्रशासन के अंतर्गत 7 भागों को पढ़ा। इसके आगे का जो वीडियो होगा उसमें आपको राजपूत कालीन प्रशासन, सल्तनत कालीन प्रशासन, मुगल कालीन प्रशासन और ब्रिटिश काल में प्रशासन का विकास, उसके बाद छठा जो है लास्ट, स्वतंत्रता के उपरांत यानी स्वतंत्रोत्तर प्रशासन के बारे में जानकारी मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा।